ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे साझेदार का अवकाश ग्रहण और उससे संबंधित हम लोगों ने साझेदार के नए लाभांश अनुपात ज्ञात करना सीख लिया था, ख्याति का लेखांकन उपचार करना सीख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जो अविभाजित लाभ या अविभाजित हानियां होती उसका समायोजन करना सीख लिया था और पुनर्मूल्यांकन खाते का कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज बारी है पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन बनाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो भी आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक, तो पुनर्मूल्यांकन खाते मैंने क्या बताया था, जब कभी भी देखो, जब कोई साझेदार फर्म से जाता है तो पूरे फर्म का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि प्रवेश के टाइम पे किया जाता था। ठीक है, अब आप पूरे फर्म का पुनर्मूल्यांकन करोगे, अगर आपको लाभ होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता हमेशा समाकलन होगा, और कोई भी हानि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, विकलन होगा। तो व्यापार में लाभ कब होता है, जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, दायित्व का मूल्य घटता है, और किसी प्रकार का अगर आपको आय होता है तो उपार्जित आय अप्राप्त आय अचानक से आ जाता है, तो ऐसे में आपके व्यापार को आय होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें विकलन होंगी एंट्री के रूप में, संपत्ति खाता विकलन, दायित्व खाता विकलन, अप्राप्त आय खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से। वैसे ही अगर हानि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, विकलन। हानि कब होती है, जब संपत्ति का मूल्य घटता है, दायित्व का मूल्य बढ़ता है, या फिर किसी प्रकार का अदत्त व्यय क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे आपका पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो जाता है, विकलन हो जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो आप क्या एंट्री करोगे वहाँ पे, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संपत्ति खाते से, दायित्व खाते से और अदत्त व्यय खाते से। ये सिचुएशन आता है, बताए थे आप लोगों को। ओके, ये सिचुएशन आपको सिखाया गया था। खाता बही बनाओगे तो खाता बही का भी अपना 3 नियम है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कभी नया मूल्य नहीं लिखते हैं, हमेशा कौन सा मूल्य लिखेंगे, बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य लिखेंगे, फायदा या नुकसान वाला मूल्य लिखेंगे। ठीक है, चलो आज मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चंस बताता हूँ, तो उससे आप लोगों की सारे जो डाउट्स है, जो सोच संकोच है ना, सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपकी बुक का, IMP क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 23 होगा। देखिए क्या लिखा है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड एक फर्म में क्या है, साझेदार है, जिनका लाभ हानि अनुपात 2:2:1 है। उनका लाभ हानि अनुपात कैसा है, 2:2:1 था। कहता है कि जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। जेड फर्म से क्या कर ले रहा है, अवकाश ग्रहण कर ले रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अवकाश ग्रहण कर लिया। इस तिथि को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार दिया हुआ है। क्या है भाई चिट्ठे में, देखें सबसे पहला चिट्ठा, उनके व्यापार का चिट्ठा कुछ इस प्रकार है, जो भी चिट्ठा है देख लीजिए आप सभी। तो कॉलम बना लेना आप लोग इस तरह से, चिट्ठे का प्रश्न चिट्ठा बन गया, इसमें ध्यान देना। तो देखो बच्चों, ये दायित्व पक्ष है और ये राशि है, ये संपत्ति पक्ष है और ये क्या है आप लोगों का, राशि है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेनदार आपके व्यापार में 10,000 के थे। कितने रुपए के लेनदार थे, 10,000 रुपए के लेनदार थे। ठीक है, फिर कहता है कि सामान्य संचय 20,000 का था। सामान्य संचय जो था 20,000 था। बताओ इस पर किसका हक होता है, पुराने साझेदार की पूरे साझेदार? भाई अवकाश पढ़ रहे हो। हाँ, लाभ हानि खाता है, क्या चीज़ है ये, लाभ हानि खाता दायित्व में दिया, इसका मतलब क्या है, ये समाकलन शेष है, यानी लाभ शेष है। कितना दिया है, 5,000 रुपये। ठीक है, फिर इनके व्यापार में दिया कर्मचारी दायित्व कोष। कर्मचारी दायित्व कोष मतलब कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। तो पहला हक इसमें कर्मचारियों का है, अगर कर्मचारी क्लेम ना करे, दावा ना करे, तब फिर किसका है, साझेदारों का। जैसे सामान्य संचय बांटते हो वैसे ही बांट दोगे 2,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इनके व्यापार का पूंजी दिया हुआ है, एक्स का, वाई का और किसका, जेड का। कितना कितना दिया है, 30,000, इसके बाद 30,000 और 15,000 रुपये। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कुल मिला के 75,000 रुपये का क्या दिया है, पूंजी हमको दिया है। संपत्ति में इनके व्यापार में रोकड़ था, रोकड़ दिया है 12,000 रुपये का। इसके अलावा देनदार थे, 25,000 रुपये के देनदार थे। इसके बाद इनके व्यापार में स्कंद था, 20,000 रुपये का स्कंद था। देन फिर प्लांट था संपत्ति के रूप में 45,000 रुपये का, और इसके पश्चात इनके व्यापार में पेटेंट्स थे। ठीक है, ये भी संपत्ति है, पेटेंट्स था, समझ में आ गया? ठीक है, कितना रुपये पेटेंट्स है, 10,000 रुपये का पेटेंट्स है। इस तरह से उनके व्यापार का टोटल आपके सामने अवेलेबल है। चिट्ठा हो गया क्लोज। अब देखो क्या लिखा है, साझेदार इस बात पर सहमत होते हैं कि स्कंद में कम करके 18,000 कर दिया जाए। देखो वर्ड को समझो, क्या बोल रहा है कि साझेदार इस बात पर सहमत होते हैं कि स्कंद का मूल्य 18,000 कर दिया जाए। 18,000 क्या है, ये नया मूल्य कि बढ़ा या घटा हुआ मूल्य है? थप्पड़ लगाएंगे, बोला है कि इसमें कि कम करके, इसमें लिखा है कि स्कंद में कम कर 18,000 कर दिया जाए। सोचो ना, कैसे लड़के हो यार। ठीक है,
अरे यार इसमें ये बताओ, पहले पहचानो क्वेश्चन को ढंग से देख के। क्या बोल रहा है कि 6000 स्कंद में कम कर 18,000 कर दिया जाए। ऐसा बोला कि 18,000 से वर्ड दिया गया, से बढ़ा दिया जाए या से घटा दिया जाए। तो जब से नहीं लिखा मतलब नया मूल्य ना गधो। कौन सा मूल्य है? तो कंपेयर करोगे। क्या करोगे? बोल रहा है कि स्कंद का मूल्य 18,000 कर दिया जाए, यानी स्कंद का मूल्य कितना है? 10,000 कर दिया जाए। तो पहले की अपेक्षा कंपेयर करोगे, सॉरी 18,000 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 18। देखो पहले स्कंद कितने का था? 20 का, आज कितने का है? अच्छी बात बुरी बात? कितने की बुरी बात? 2000 की। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा? विकलन होगा। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद फिर लिखता है प्लांट का मूल्य 15,000 से कम कर दिया जाए। देखो बोल रहा है कि प्लांट का मूल्य 15,000 से क्या कर दिया जाए? हाँ, कम कर दिया जाए। 15,000 से कम कर दिया जाए। अब बताओ ये नया मूल्य है कि बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य है? बोल रहा है कि प्लांट का मूल्य 15,000 से कम कर दिया जाए। तो बताओ ये घटा हुआ मूल्य है या नया मूल्य है? हाँ, ऐसा वर्ड को समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? घटा हुआ मूल्य है मतलब कितने घटा हुआ आपको? 15,000 का। पुनर्मूल्यांकन खाते 15,000 लिखोगे। नया मूल्य देगा तो कंपेयर करोगे। कई बार ऐसा होता है कि बढ़ा के घटा के दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर कहता है पेटेंट्स का मूल्य 0 कर दिया जाए। अब पेटेंट का मूल्य क्या कर दिया जाए? जो आपका पेटेंट है उसका मूल्य क्या कर दो? 0 कर दो। क्या कर दो? 0। देखो पेटेंट पहले 10,000 का था, आज 0 कर दिए। अच्छी बात है बुरी बात है? कितने की बुरी बात हुई? बोल रहा है कि फर्म की पुस्तकों में आवश्यक, अच्छा आगे और लिखा है, फर्म की कोई दायित्व तो क्षतिपूर्ति कोष के संबंध में नहीं थी। मतलब फर्म के कर्मचारी कोई दायित्व कोष है ही नहीं, तो फिर कोष पे किसका अधिकार हो जाएगा? साझेदारों में क्या हो जाएगा बॉस? बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा। आपको बोल रहा पंजी प्रविष्टि करो। क्या करो? आपको यहाँ पे बनानी है क्या? पंजी प्रविष्टि बनानी है। हमको क्या बनानी है यहाँ पर? पंजी प्रविष्टि बनानी है। तो पंजी प्रविष्टि बनाना स्टार्ट करें। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो पहले एक काम करो, वर्किंग नोट करोगे कि डायरेक्ट पंजी प्रविष्टि बनाओगे? अच्छा चलो ठीक है, पंजी प्रविष्टि बनाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो देखो मैं यहाँ पे पंजी प्रविष्टि बना के दिखा रहा हूँ। ये मैं वर्किंग नोट की जगह छोड़ दे रहा हूँ। चलो बोलो, कॉलम तो बना लोगे ना पंजी प्रविष्टि का? चिट्ठे का डेट क्या है? आखिरी साल है ना, चिट्ठे का डेट दिया है इसमें? देखो चिट्ठे का डेट नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, डेट देता तो वही डेट डाल देते, अदरवाइज कोई डेट मत डालना, सीधा एंट्री करो। बोलो रूल है, जब भी पंजी प्रविष्टि करोगे रूल को फॉलो करो, याद करो रूल को फॉलो करो। जब भी साझेदार जाता है तो सबसे पहले व्यापार का नया अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ नया अनुपात निकालने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। और निकालना है तो निकाल भी सकते हो। कौन जा रहा है? जेड जा रहा है ना, तो फिर कैसे साझेदार हो गए लोग? बराबर के। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या करते? ख्याति का लेखांकन उपचार। क्या क्वेश्चन में कहीं ख्याति के बारे में उल्लेख है? नहीं है, तो उसका भी लेखांकन उपचार नहीं करोगे। फिर उसके बाद सिखाया गया था कि आपको अविभाजित लाभ और अविभाजित लाभ का और अविभाजित हानि का समायोजन करना है। स्टेप याद रखो, स्टेप याद होगा तब बात बनेगी। ठीक है, तो करना है आप लोगों को, तो करना स्टार्ट करें। चलो बताओ। तो बताइए बताइए बताइए, अविभाजित लाभ कहाँ मिलेगा? अविभाजित लाभ दायित्व पक्ष में। कहाँ मिलेगा? देखो दायित्व पक्ष में कोई अविभाजित लाभ दिख रहा है? हाँ सर, सामान्य संचय। बताइए इस सामान्य संचय पे किसका अधिकार है? सभी साझेदारों का। फिर क्या दिख रहा है? इस पे भी किसका अधिकार है? सभी साझेदारों का। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष सभी साझेदारों का। बांट दे? तो अलग अलग बांटोगे एक साथ बांटोगे? एक साथ बांटो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये सब का शेष क्या है? समाकलन। जब बंद करोगे क्या करोगे? विकलन। तो बच्चों एंट्री बनेगा सामान्य संचय खाता विकलन। क्या लिखेंगे? सामान्य संचय खाता विकलन। सामान्य संचय खाता विकलन। फिर क्या निकालोगे? लाभ हानि खाता विकलन। क्या लिखेंगे? लाभ हानि खाता विकलन। लाभ हानि खाता विकलन। और क्या? कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन। कितना कितना रुपया है? पहला 20,000, फिर 5,000 एंड देन फिर 2,000, यानी कुल मिला के 27,000। ये सारे पैसे किसके खाते में जाएंगे? पुराने में सभी साझेदारों में। क्यों भाई? क्योंकि सभी साझेदार है ना भाई। जब जा रहे कि आ रहे हैं तो भाई मेहनत करके पैसा कौन जमा किया होगा? सभी किए होंगे। तो जेड का भी उसमें अधिकार है। तो लिखो एक्स के पूंजी खाते से, एक्स के पूंजी खाते से, वाई के पूंजी खाते से और किससे? जेड के पूंजी खाते से। एक्स के पूंजी खाते से, वाई के पूंजी खाते से और किससे? जेड के पूंजी खाते से। समझ में आ गया? कुल मिला के 25,000 हुआ कि नहीं हुआ? 25,000 को बांटो 2:1 में, कितना कितना बटेगा? देखो 25 को बांटोगे तो 10,000 10,000 5,000, 10,000 10,000 और
5,000 आता ना बांटना। नरेशन क्या लिखोगे, अविभाजित लाभ का साझेदारों हाँ साझेदारों 27, अच्छा 27 सर आ रहा था क्या, सॉरी हाँ 27 सर को बांटो, चलो फिर 2:1 बांटो। अविभाजित लाभ का साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में विभाजन, और पुराना अनुपात क्या है यहाँ पर 2:1 में विभाजन करने पर। चलो बांटो। तो देखो कितना कितना आया, बोलो 10,800 और 5,400, कहानी खत्म। तो ये हमने बांटा अविभाजित लाभ। अब अविभाजित हानि बांटेंगे। तो अविभाजित हानि कहाँ से मिलेगा, जिस प्रकार लाभ हमको दायित्व से मिलता है वैसी अविभाजित हानि हमको कहाँ से मिलेगा, संपत्ति से। क्या कोई लाभ हानि खाता का विकलन शेष दिख रहा है, नहीं है सर। क्या कोई ख्याति दिख रहा है, नहीं है सर। होता तो बांट देते, क्या एंट्री बनता, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन जो भी है लाभ हानि खाते से या खाती खाते से अपन लिख देते, ठीक है, खैर नहीं है। अगला स्टेप याद करो क्या होता था, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए। पुनर्मूल्यांकन पंजी प्रविष्टि कर रहे हैं ना, तो देखो अलग से वर्किंग नोट पे जाना, और मैंने बोला था कि पुनर्मूल्यांकन खाता कई बार क्या होता है, विकलन होता है। विकलन कब होता है, कई बार पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन होता है और कई बार पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन होता है। बताओ पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन कब होता है, जब हानि होता है, और समाकलन कब होता है। चलो अच्छी खबर मिलेगी तो विकलन में डालना, सॉरी अच्छी खबर मिलेगी समाकलन में डालना, बुरी खबर मिलेगी विकलन में डाल देना। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, चलो समझो। तो देखिए यहाँ पर क्या कहानी है, स्कंद 18,000 कर दिया गया, देखो नया मूल्य दिया, कम मतलब क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। स्कंद क्या बोल रहा है, 18 कम करके 18,000 कर दिया गया मतलब नया मूल्य बोल रहा है। तो कंपेयर करोगे, पहले स्कंद कितने का था, 20 का था, आज कितने का, 18 का है। बोलो 2000, बढ़ा घटा, अच्छी बात बुरी बात, कहाँ लिखूँ, तो विकलन में लिख देना स्कंद कितना रुपया 2000, कितना लिखोगे, घाटा लिखो, ठीक है। प्लांट का मूल्य 15,000 से कम कर दिया गया, 15,000 से कम, 15,000 कर दिया गया ऐसा बोलता तो समझ जो नया मूल्य है, फिर कंपेयर करते। 15,000 से कम कर दिया मतलब 15,000 से घटा दिया, मतलब घाटे का रकम निकाल के दिया आपको, कितना रुपया 15,000, अच्छी बात बुरी बात, तो बुरी बात भाई, तो प्लांट विकलन में जाएगा कितना 15,000 रुपये। तत्पश्चात पेटेंट का मूल्य बोलता है 0 कर दिया गया, अच्छी बात बुरी बात, अरे यार सारा बुरी बात हो गई भैया, कितना हुआ 10,000। तो पेटेंट का भी मूल्य क्या कर दिया गया आप लोगों ने, 10,000 कर दिया, कितना कर दिया 10,000। अब जोड़ो कितना आ रहा देखो, 25, 28, 27, यहाँ भी कितना आ रहा है 27 सर आया, हानि विकलन कितना आया 27 सर। समाकलन कुछ आया, नो सर समाकलन तो नहीं लाया, ठीक है। अब मैंने सिखाया था इसमें, अब एंट्री करें, चलो एंट्री करें, तो बोलो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन स्कंद खाते से, प्लांट खाते से और पेटेंट खाते से। तो सीधा एंट्री लिख दो, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, क्या लिखेंगे, स्कंद खाते से, फिर प्लांट खाते से, और फिर अंत में पेटेंट खाते से, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक, कितना कितना रुपया होगा, तो देखो स्कूल मिला के 27,000, 2,000, 15,000 और फिर कितना 10,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन, हाँ नहीं अभी विभाजन नहीं कर रहे मेरे भाई, पुनर्मूल्यांकन खाते, पुनर्मूल्यांकन में हानि, पुनर्मूल्यांकन खाते में हानि, इतना आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, ओके। लाभ हुआ है क्या, लाभ होता तो फलाना फलाना खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से हो जाता, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना, लाभ या हानि, पुनर्मूल्यांकन बनाए तो लाभ हुआ कि हानि हुआ निकालना है। तो क्या करना, मैंने सिखाया था कि जितना भी समाकलन हुआ उनका टोटल कर लेना, और जहाँ जहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन हुआ उसका टोटल कर लो। तो देखो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन कितने से हुआ, 27,000 से, लिख लो 27,000, और पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन कितने से हुआ है, 0 से, तो 0 में अगर 27 सर घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, -27 सर, नेगेटिव में आंसर आया, मतलब हानि आया, क्या आया, हानि आया। अब ये हानि किस में बढ़ जाएगा, सभी साझेदारों में, क्या क्या नाम है उसका, X, Y और Z, कौन से अनुपात में, 2:1 में। तो बच्चों बांटोगे कितना आएगा, बांटने से देखो 10,800, फिर 10,800, फिर 5400 रुपये,
5,400। ठीक है, तो बोलो लाभ में खाते में उनके अकाउंट में पैसा डाला जाता है, समाकलन किया जाता है, हानि में क्या किया जाएगा? बोलो क्या करूं? एंट्री, बोलो एंट्री। हाँ, एक्स का पूंजी खाता विकलन, बिल्कुल एक्स का पूंजी खाता विकलन, फिर लिखेंगे वाई का पूंजी खाता विकलन, फिर उसके बाद जेड का पूंजी खाता विकलन, किससे? पुनर्मूल्यांकन खाते से, पुनर्मूल्यांकन खाते से। नहीं आया समझ में? ठीक है, कितने रुपए का हानि आया था? 27,000 का। बांट दीजिए 10,800, 10,800 और फिर 5,400। नरेशन लिख लेना। पुनर्मूल्यांकन, क्या लिखना? पुनर्मूल्यांकन में हानि, पुनर्मूल्यांकन में हानि का विभाजन, पुराने अनुपात विभाजन, हानि का पुराने अनुपात में विभाजन। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे से, ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक? इस तरह से डील करोगे, ठीक है। मिल गया 4 नंबर, ठीक, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है, वो 23A था, ये 23B है। देखिए B में क्या लिखा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है बट थोड़ा डिटेल में है। देखो क्या लिखा है, आ व सा अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और 31 दिसंबर 2006 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। बोल रहा है कि आ, बा और सा ये तीनों साझेदार है, और आगे लिखता है कि 31 दिसंबर कैसे साझेदार है इन लोग? पूंजी अनुपात विभाजन करते। कैसे अनुपात करते हैं? पूंजी अनुपात। दिखाते बाद में बताते आपको। तो खैर आगे देखें, इनका स्थिति विवरण कुछ इस प्रकार है, मतलब चिट्ठा कुछ इस प्रकार है। 31 दिसंबर सन 2006 का ये चिट्ठा उनके सामने पेश है। देखो, तो ये चिट्ठा दिया, ये दायित्व पक्ष है, ये राशि है, ये संपत्ति है और ये उनका राशि है। ठीक है, समझो। लिखा है कि इनके दायित्व में क्या क्या है। लेनदार है पहले 3050 के, लेनदार है 3050 के। देन फिर पूंजी है इनके व्यापार में। तो पूंजी कितना है भैया? तो पूंजी अगर देखा जाए तो A, B और C का जो पूंजी है वो 2,000 रुपये है, 1,500 रुपये है और फिर 1,500 रुपये है। इस प्रकार कुल मिला के जो पूंजी है इनके व्यापार की वो 5,000 रुपये है। फिर कहता है कि बैंक शेष, इनके व्यापार में बैंक शेष है। देखो इसका मतलब क्या है, लो बैंक दिया ना, तो बैंक शेष कितना है? 350 है। और इनके व्यापार में देनदार है, तो देनदार कितने रुपए के भाई? तो इनके व्यापार में देनदार 3500 रुपये के हैं। फिर इनके व्यापार में स्कंद है, तो स्कंद कितने का है? 1,500 रुपये का स्कंद है। उसके बाद फिर यंत्र है इनके व्यापार में, और यंत्र जो है वो 2,500 रुपये का यंत्र है। फिर उसके बाद उपस्कर है, उपस्कर मतलब होता है फर्नीचर, तो फर्नीचर उनके व्यापार में है 200 रुपये के। इस तरह से चिट्ठा क्या हो गया? क्लोज हो गया है। देखिए चिट्ठे को गौर से पढ़िए, इनके व्यापार में बैंक दिया है ना, इसका मतलब ये है कि लोग कौन सा खाता मेंटेन करते हैं? जनरली बैंक खाते मेंटेन करते हैं। कौन से खाते मेंटेन करते हैं? बैंक खाते मेंटेन करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा। लिखता है कि उस दिन सा फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। सा फर्म से उस दिन क्या किया? अवकाश ग्रहण कर लिया। ठीक है, करने दो उसको ग्रहण। ठीक है, आगे कहता है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,800 रुपये किया गया। पूरे फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो किया गया ना, वो कितना किया गया? 1,800 रुपये से किया गया। समझ गए? फिर आगे कहता है कि स्कंद का मूल्य 2,000 रुपये। अब देखो क्या बोल रहा है, इसके अलावा स्कंद का मूल्य 2,000। क्या बोल रहा है? स्कंद का मूल्य बताओ, बढ़ा हुआ वैल्यू दिया है, घटा हुआ वैल्यू दिया है, या फिर नया वैल्यू दिया है? पढ़ के बताओ तो बोलो ना। नया वैल्यू दिया, 2,000 क्या दिया है? तो कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है यंत्र का मूल्य 1,500 रुपये। यंत्र का मूल्य कितना बोल दिया? 1,500 रुपया। ठीक है, फिर कहता है उपस्कर का मूल्य 100 रुपये। उपस्कर का मूल्य कितना बोल रहा है? 100 रुपये। ठीक है, कितना बोल दिया? 100 रुपये, नया मूल्य दे दिया है। संदिग्ध ऋण के लिए संचिति 500 रुपये की संचिति का निर्माण करना है। संदिग्ध ऋण के लिए, संदिग्ध ऋण के लिए 500 रुपये संचिति का निर्माण करना है। 500 रुपये क्या बनाना है? संचिति। बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। पैसा डूबने वाला अच्छी बात है। पैसा डूबने की संभावना क्या है? बुरी बात है भाई। ठीक है, बोल रहा है कि उपयुक्त समायोजन की पंजी प्रविष्टि कीजिए। उपयुक्त समायोजन की क्या कीजिए? पंजी प्रविष्टि। जिस स्टेप में सिखाया हूँ उसी स्टेप में काम करो। पहला होता है नया लाभ हानि अनुपात निकालना। क्या निकालने की जरूरत है? नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, फिर दूसरा होता है ख्याति का समायोजन। क्या ख्याति का समायोजन करने की जरूरत है? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि इस बार ख्याति दिया है, तो बेटा ख्याति जब दिया तो चलो ख्याति का समायोजन करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ख्याति का समायोजन करोगे तो ऊपर हेडिंग लिखना वर्किंग नोट में ख्याति का समायोजन। क्या लिखोगे? ख्याति का समायोजन।
क्या करना, पहले तो पूरे फर्म का ख्याति लिख लेना। तो बोलो फर्म का ख्याति दिया कितना है? 1800। फर्म की ख्याति दी हुई है कितनी? 1800 रुपया। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि जा कौन रहा है? सा फर्म से क्या कर रहा है भैया? अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो सा के हिस्से की ख्याति निकाल लो। ठीक है, तो अलग से लिखना सा के हिस्से की ख्याति। तो सा के हिस्से की ख्याति लिखो, जो जा रहा है उसके हिस्से की ख्याति निकालो। तो बताओ उसका हिस्सा कितना है फर्म में? क्या इनका लाभ हानि अनुपात दिया है? दिया है। बोला है कि इनका लाभ हानि अनुपात पूंजी अनुपात में, कौन सा अनुपात में है? पूंजी के अनुपात में जो लाभ बांटते हैं। तो पूंजी कितना है देखो, 2000, 1500 और फिर कितना? 1500। अगर शॉर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 20, 15 और 15 आएगा। इसको और शॉर्ट करो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4:3:3। ये इनका लाभ हानि अनुपात है। कौन सा अनुपात है? लाभ हानि अनुपात है। 4:3 अनुपात कितना है? 3 है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो तो जा कौन रहा है? सा जा रहा है। तो यहाँ पर कितना है? 1800 इंटू कितना करेंगे? उसके हिस्से की ख्याति 3/10। चलो बताओ कितना आएगा? 540। कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 540। तो साझेदार जा रहा है उसका 540 आ गया। तो देखो सा के हिस्से की ख्याति कितनी आई? 540 आ गई। अब इस 540 को कौन देगा? आ और बा देंगे। कौन से अनुपात में देंगे? अपने लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी कि 4:3 में। ये है ना, सा का हिस्सा हटा दो तो बचा कितना? 4:3। इतने में देंगे। तो 4-3 में चलो 540 को बांटो, 4/3, 4/7। तो 540 इंटू कितना करेंगे? 3/7। चलो जल्दी जल्दी बांटो, कितना कितना आएगा जल्दी। कैलकुलेट करो। 4:3 है ना, 4:3। पॉइंट में आ रहा है क्या? देख लो करके जल्दी, पॉइंट में आ रहा है क्या? देखो। ओके स्टूडेंट्स, कितना कितना आया भाई इसका? इसका लगभग आया होगा 308.57। तो राउंड ऑफ करके 309 ले सकते हैं, क्योंकि 57 पैसा ना 50 पैसे से ऊपर का डिजिट है। तो कितना ले लेंगे? 309 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 309 रुपये ले लेंगे। ठीक है, और बचा हुआ पैसा फिर कितना आ जाएगा? देखो इसका कैलकुलेशन कर लो। 231 राउंड ऑफ करके आ जाएगा कितना? 231 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो बोलो कौन दे रहा है पैसा? आ और बा। तो आ और बा का पूंजी खाता क्या हो जाएगा? विकलन। और किसके खाते से? सा के खाते से। फटाक से एंट्री कर लो। आ का पूंजी खाता विकलन, आ का पूंजी खाता विकलन। उसके बाद क्या लिखेंगे? बा का पूंजी खाता विकलन। किसके? सा के पूंजी खाते से। समझ में आया कि नहीं आया? तो आ का पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से? 309 रुपए से। सा का कितना? 231 रुपए से। और दोनों को जोड़ के कितना? 540 रुपए। समझ में आ गया? नरेशन लिखना ख्याति का समायोजन करने पर। ख्याति का समायोजन करने पर। समझ आया कि नहीं आया? ख्याति के बाद अगला स्टेप क्या होता था? अविभाजित लाभ और हानि का समायोजन करते थे। स्टेप याद करोगे तब बात बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा ना। याद रखना, स्टेप वाइज चलो। क्या कोई दिख रहा है? अविभाजित लाभ, सामान्य संचय, लाभ हानि खाता दिख रहा है? कोई हानि वानी दिख रहा है? नहीं है सर, तो उसको इग्नोर करो। अब बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बनाएंगे? तो फिर जैसे मैंने वर्किंग नोट में सिखाया था वैसे ही करो। चलो नोट नंबर 2 डाल लेना और लिखना पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो अच्छी खबर मिलेगी तो समाकलन करना, बुरी खबर मिलेगी तो विकलन करना भैया। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता, समाकलन। ओके स्टार्ट करें। चलो बोलो। सबसे पहला स्कंद 2000, नया मूल्य 2000। पहले स्कंद कितने का था? 1500 का। अब नया मूल्य 2000। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। तो समाकलन वाले में डालना स्कंद कितने रुपए से? अच्छी बात 500 रुपए से। वेरी गुड। इसके बाद यंत्र पहले 15, मतलब यंत्र पहले 2000 था, आज 1500 हो गया। बुरी बात किस साइड? 1000। कितने का घटा हुआ? उपस्कर पहले कितने का था, आज कितने का है? अच्छी बात बुरी बात? कहाँ डालना है इसको? विकलन में। उपस्कर कितना लिखेंगे? 100 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? इसके बाद और कुछ बचा? हाँ, संदिग्ध ऋण के लिए 500 संचिति निर्माण करो। अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। तो बुरी बात भैया संदिग्ध ऋण संचिति, संदिग्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण संचय कर लो। कितना रुपया? 500 रुपया। ठीक है, अब चलो और कुछ बचा? तो देखो विकलन का टोटल करो कितना आ रहा है?
1600 और समाकलन का टोटल करो कितना आ रहा है 500। हमने सिखाया था कि समाकलन माइनस करना विकलन, समाकलन माइनस विकलन कर देना, ठीक है, अलग से लिख रहा हूँ देखो। तो समाकलन आया 500 और विकलन आया कितना 1600, बताओ कितना आया -1100, -1100 हानि आया ना, हानि बढ़ जाएगा कौन से अनुपात में, 4:3 में क्या हो जाना है, बट जाना है। आया बात समझ में? चलो बांटते हैं। खैर एंट्री करें तो पहले पुनर्मूल्यांकन का एंट्री करो। देखो यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, समाकलन। बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन किससे, यंत्र खाते से, यंत्र खाते से, फिर उसके बाद उपस्कर खाते से, उसके बाद संदिग्ध ऋण संचय खाते से, संदिग्ध ऋण संचय खाते से। समझ आया? बोलो कितना कितना, यंत्र कितना 1000, संचय कितना, उपस्कर 100 रुपया और संचय कितना 500 रुपया, सबको जोड़ के 1600 रुपया। ठीक है, यहाँ पर बोलो क्या एंट्री बनेगा इसका वाले में, इसका क्या बनेगा, स्कंद खाता विकलन, स्कंद खाता विकलन किससे, पुनर्मूल्यांकन खाते से। स्कंद खाता विकलन किससे, पुनर्मूल्यांकन खाते से। कितना रुपया, 500। बोलो लाभ आया, इसमें लिख लेना पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। क्या लिखोगे, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। बड़ा टफ लगता है लिखना पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? अब आप एक जब मैंने कैलकुलेशन किया तो हानि आया कि लाभ आया, हानि आया, बांट दे। ठीक है, बोलो क्या एंट्री बनेगा, हाँ बोलो सब एक साथ। आ का पूंजी खाता विकलन, बा का पूंजी खाता विकलन, सा के पूंजी खाते से, सॉरी सा का ही पूंजी खाता विकलन किससे, पुनर्मूल्यांकन खाते से। नहीं आया समझ में, पुनर्मूल्यांकन खाते से। एनी डाउट? यस सर, नो सर। चलो अभी बताओ, हाँ 1100 आया, बांटो उसको 4:3 में, 440। समझ आया? क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन पर हानि का साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में विभाजन। एनी डाउट? कैसा लगा क्वेश्चन, इजी लगा कि नहीं लगा भाई, ठीक ठाक लगा? तो अच्छा कब लगेगा, मज़ा नहीं आया? क्यों नहीं मज़ा आया? समझ इसलिए नहीं आया, स्टेप याद करो। पहला स्टेप सिखाया था शुरू में कि नहीं सिखाया था? स्टेप क्या होता है, सबसे पहला नया लाभानुपात निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, ख्याति का समायोजन करते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है, अविभाजित लाभ वगैरह का क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। चौथा स्टेप क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और क्या स्टेप चाहिए भाई, ये स्टेप है, याद रख लो। इतना याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं बनने वाला, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अब आप बोलोगे सर हम वो भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगा? ऐसा तो नहीं है घुटी मिल रहा पिला दिए सीख गए, ऐसा तो नहीं है। समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं है? पक्का? तो यार मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में होमवर्क देना भूल गया था। जो अमाउंट लिखाया था उसका डबल कर लेना, अमाउंट होमवर्क रहेगा। और इसका अमाउंट को क्या कर लेना, आधा कर लेना, होमवर्क रहेगा। अच्छा चलो डबल कर लेना, होमवर्क रहेगा। चलो 1-1 0 बढ़ा लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है? सबका 1-1 0 बढ़ा लेना, होमवर्क रहेगा। और सुनो, मैंने आपको बता दिया कितना, 23 का बी तक बताया ना। 23 का सी होमवर्क रहेगा, MP 23 का सी। 23 का सी जर्नल एंट्री भी करना और पुनर्मूल्यांकन खाता ही बना के लाना, हम कल चेक करेंगे। और इससे बीच का जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे उसको बनाना। हालांकि शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा है अभी ना, अभी तक। चलिए ठीक है, बना लेना होमवर्क। बाय, नोट कर लो जल्दी।